हेलो डॉक्टर्स। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। तो आज हम ये लर्निंग सेशन में सीखेंगे केस ऑफ कंजेनाइटल अम्निकल हर्निया एंड हाइड्रोसिल। तो कैसे कंजेनाइटल अम्निकल कंजेनाइटल एनोमाली मतलब कंजेनाइटल सर्जिकल जो डिजीज है अम्लिकल हर्निया और हाइड्रोसिल वो कैसे होम्योपैथिक से इजी से ट्रीट हो जाती है। Creator, thank you very much for making me a part of this divine science and prescribe me a duty as a homeopathic physician. For that, I am always to be thankful to you. मैं क्रिएटर का ऑलवेज थैंकफुल रहूंगा कि उसने मुझे होम्योपैथिक फिजिशियन बनाया। चलो आगे हम केस देखते हैं। 2 महीने का बच्चा था और हमारे पास आया था हाइड्रोसिल और अम्लिकल हर्निया की ट्रीटमेंट के लिए। अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्वेलिंग है अम्लिकल में, और हाइड्रोसिल भी ये फोटो में दिखता नहीं है, बहुत बड़ा था। तो काफ़ी स्ट्रेस में थे उसके पेरेंट्स, और डॉक्टर ने बताया था कि देखेंगे अगर, वरना सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत लगेगी। तो केस देखते हैं। चीफ कंप्लेंट थी राइट साइड टेस्टिकुलर स्वेलिंग था 20 दिन से, और जब वैक्सीन लगाए उनके 2 दिन में ही वो धीरे धीरे एपियर होना स्टार्ट हुआ था। तो लेटरिन 10-15 बार जाता था पूरे दिन में, और साथ में म्यूकस आता था, और ब्रीथिंग अरेस्टेड वाल श्रिंकिंग, मतलब जब भी रोता था तो सांस ले जाता था। और मिल्क रिटर्न फ्रॉम नोज वाइल फीडिंग, और जब भी फीड करता था मदर को तो मिल्क से वो नोज से बाहर आ जाता था। श्रिंकिंग यूरिनेशन यूरिंग, तो जब जब यूरिनेशन करता था तब चिल्लाता था। यूरिनेशन के पहले भी चिल्लाता था और यूरिनेशन के दरमियान भी चिल्लाता था। पास्ट हिस्ट्री में वैक्सीन के 2 डोज लिए थे 20 दिन पहले, और एक बार कोल्ड कप हुआ था 2 दिन के लिए। बर्थ हिस्ट्री में पेशेंट का 32 वीक्स में बर्थ हुआ था, प्रीटर्म था, LSCS था, लो बर्थ वेट था, 1.9 kg था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था पेशेंट, और 1 दिन के लिए O2 पे रखा था और 5 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज था। मेंटल, तो मेंटल में एक ही लिटी है, कभी शांत नहीं होता और हाथ पर हिलाता रहता था, मतलब रेस्टलेस था ज़्यादा। मदर हिस्ट्री, मैरिज 2015, फर्स्ट 2017, LSCS, प्रीटर्म डिलीवरी, वो सन था। सेकंड 2023, प्लान प्रेगनेंसी, और ओपेशन था। तो पेशेंट की प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेनी है। अब हमें, हमारे पास 2 महीने का बच्चा आया तो हम उसके पास से तो कोई हिस्ट्री नहीं ले सकते। तो जो भी ऑब्जर्वेशन में से जो रूब्रिक निकलते हैं और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वही काम लगता है। और ज़्यादातर हमें जो हिस्ट्री चाहिए वो मदर से मिलेगी, वो प्रेगनेंसी की हिस्ट्री थी। और प्रेगनेंसी की हिस्ट्री भी इतनी ही थी, प्रेगनेंसी में और कुछ था नहीं। मदर को पूरी प्रेगनेंसी में वोमिटिंग चालू थी, तो मदर को फियर था कि उसको पहले बच्चे की जी डिलीवरी प्रीटर्म हो गई थी, तो कहीं इस बच्चे की भी डिलीवरी प्रीटर्म ना हो जाए। तो मदर को पूरी प्रेगनेंसी में ये एक डर था कि भाई पहला मेरा बच्चा प्रीटर्म था तो उसको भी हॉस्पिटलाइज रखना पड़ा था, थोड़ा बीमार रहता था, तो ये बच्चे में भी ये तकलीफ ना आए। तो पूरी प्रेगनेंसी में ये थोड़ा डर रहता था उसको, और वॉमिटिंग चालू रहती थी। और मदर को पहला बच्चा लड़का था तो उसको ये लड़की चाहिए थी, और मदर की अंदर से इच्छा ही थी कि लड़की आए। इसलिए मदर को कंटिन्यू ऐसी फीलिंग रहती थी कि ये लड़की आए। और हमारे पास अब प्रेगनेंसी की इतनी ही हिस्ट्री है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी फैमिली ट्री मिल जाए तो ही हम केस को ट्रीट कर सकते हैं, और ऐसी ग्रोस पैथोलॉजी है तो हमें पूरी हिस्ट्री चाहिए, वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता तो ये ठीक नहीं हो सकता, होम्योपैथिक में इतना सारा चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, अपने नॉलेज पे है। आप थोड़ी मेहनत करोगे तो पता चल जाएगा, तो सब कुछ इजी है, और इजी से ऐसी पैथोलॉजी भी ट्रीट हो सकती है। पेशेंट पेशेंट जो आपको जितना देगा, जितनी हिस्ट्री देगा उतने में से ही आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसा है नहीं कि पेशेंट हिस्ट्री नहीं देगा तो केस क्लियर नहीं होगा। तो हमारा नॉलेज बढ़ाना चाहिए, पेशेंट हिस्ट्री कम देता है तो हमारा नॉलेज बढ़ाना चाहिए। देखते हैं आगे। फैमिली ट्री में क्या है, तो जो ग्रैंडफादर थे तो थोड़े बहुत एंग्री थे और ब्रदर के साथ डिस्प्यूट रहते थे, और बुआ थे तो उसका लव मैरिज था।
अब आप पैथोलॉजी, हम पैथोलॉजी को जीएनएम से कोरिलेट करेंगे। अम्लिका hernia है तो उसमें क्या है, तो कि बल्जिंग ऑफ कंटेंट ऑफ एब्डोमेन थ्रू अम्लिकस ड्यू टू वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मस्कुलेचर इन एम्ब्रियोनिक लाइफ फीटस अम्लिकस फॉर फिजिकल एंड इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड फीटस। देखिए यहाँ देखना है कि जो अम्लिकस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कि वो फीटस का रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है, फिजिकल एंड इमोशनल किसके साथ, तो कि मदर के साथ। तो वहां से हमें ढूंढना है कि मदर के साथ फीटस को क्या कन्फ्लिक्ट हुआ कि ये अम्बिलिकल हर्निया क्रिएट हुआ। तो वहां से हमें रूब्रिक मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू लुइस है, लुइस है भी अम्बिलिकल हर्निया के बारे में क्या बताया है, कोई भी हर्निया है तो लुइस है क्या बताती है, तो लुइस है बताता है रप्चर ऑफ रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप में रप्चर आया, स्ट्रेन आया रिलेशनशिप में, लाइफ बर्डन होगी फिर भी हर्निया हो सकता है। तो लुइस है के अकॉर्डिंग है। और एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो हमने सीखा कि अम्बिलिकल का रोल क्या है, तो अम्बिलिकल का रोल फिजिकल एंड इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फीटस है। तो वहाँ से हमें ये फंक्शन, कोई भी पैथोलॉजी होती है तो जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन का हम फंक्शन पता होता है, ऑर्गन का फंक्शन पता होता है तो इजी से हम उसके कन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं। ये कोई याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ऑर्गन का फंक्शन याद रखो, वहां से उसका कन्फ्लिक्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमें पता चला कि मदर को जो रिलेशनशिप है इमोशनल वहां भी डिस्टर्ब हुआ है। तो देखते हैं क्या रूब्रिक लेंगे। हाइड्रोसिल में क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड विद इन द ट्यूनिका vaginalis of the testis. According to Hammer, conflict linked to the tunica vaginalis testis is an attack against the testicles. हेमर के मुताबिक हाइड्रोसिल का कन्फ्लिक्ट अटैक अगेंस्ट द टेस्टिकल्स होता है। मतलब ये भी हम सोच सकते हैं कि टेस्टिस इज इक्वल टू मेलनेस, तो मेलनेस पे अटैक आया। आप अच्छी तरह से समझ सकते होगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, कि मेलनेस पे अटैक आया मतलब कि मदर को कंटिन्यू फीलिंग रहती थी ना मुझे लड़की चाहिए, और अंदर तो लड़का था, तो लड़का था तो उसके मेलनेस पे अटैक आया ना। तो वहीं से ही पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। अम्बिलिकल हर्निया था, तो अम्बिलिकल हर्निया में भी क्या हुआ, तो जो मदर का इमोशनल बॉन्डिंग होता था तो उसमें उसको लड़की को लव देना था, मगर अंदर लड़की तो थी नहीं, तो वहाँ अंदर तो लड़का था, तो वहाँ से अम्बिलिकल भी प्रेजेंट हुआ और यहाँ से टेस्टिस भी प्रेजेंट हुआ। तो एनालिसिस ऑफ केस हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या लिया। तो आप सीधी तरह से देख सकोगे कि रिजेक्टेड फील ऑफ द पेशेंट बाय हिज मदर, मदर विलिंग टू ए गर्ल चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिंपल है, मदर को लड़का चाहिए था, सॉरी लड़की चाहिए थी, और अंदर लड़का था, तो अंदर जो बच्चा है उसको क्या फील होगा, सिंपल रिजेक्टेड फील होगा। तो वो वहाँ रिजेक्टेड ऐसे इसलिए लिया क्योंकि जो मेलनेस है उसको भी रिजेक्ट किया, और मदर ने उसका लव भी रिजेक्ट किया लड़के के मेल मेल के प्रति। तो वहां से भी हम सीख सकते हैं और यहाँ से भी सीख सकते हैं कन्फ्लिक्ट। तो दोनों में से हम एक ही शब्द उठाना है तो हम रिजेक्ट उठाएंगे। तो रिजेक्टेड फीलिंग ली। और जब हाइड्रोसिल डेवलप हुआ तो के 20 डे आफ्टर वैक्सीनेशन हुआ, तो जब वैक्सीन दिया उसके 2 दिन में ही वो शुरुआत हुई थी हाइड्रोसिल की। तो धीरे धीरे अम्लिकल तो था ही, फिर वैक्सीन के बाद धीरे धीरे हाइड्रोसिल डेवलप हुआ। तो हमने 2 रूब्रिक उठाए हैं, माइंड में से डेल्यूजन फियर ड्रीम और रिजेक्टेड हम कंबाइन करते हैं। उसमें से रिजेक्टेड लिया, और एक मर्फी साहब है उसमें से हमने रिजेक्टेड फीलिंग ली, चिल्ड्रन रूब्रिक है उसमें रिजेक्टेड फीलिंग ली, और ये तीनों कंबाइन कर दिए। और एक लिया था डूम। डूम मतलब मदर को कंटिन्यू प्रेगनेंसी में वोमिटिंग भी रहती थी, और एक ही फीलिंग रहती थी कि अगले बच्चे की तरह इसका भी प्रीटर्म ना हो जाए, अगले बच्चे की तरह इसका भी प्रीटर्म ना हो जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कत उसको पड़ी थी। तो उसके हिसाब से एक डूम लिया। और तीसरा लिया वैक्सीनेशन एलिमेंट्स फ्रॉम। ये 3 रूब्रिक लिए थे। और ये तीनों को हम रेपराइजेशन करेंगे तो 6 मेडिसिन आती है, लाइकोपोडियम, पल्सिटिला, सल्फर, बेलाडोना, एकोनाइट, हायोसेमस। अब इसमें से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पल्सिटिला है, तो पल्सिटिला माइल्ड था, और पल्सिटिला जैसी मुझे कोई पैथोलॉजी ये देखी नहीं कि
ये हो सकता है, इसलिए पल्सेटेना निकल गया। सल्फर जैसा कोई होट नहीं था बॉडी पार्ट्स। बेलाडोना और एकोनाइट जैसा कोई सडननेस नहीं था, धीरे 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 बढ़ता ही जाता था। और आयोसाइमस जैसी कोई मुझे पैथोलॉजी दिखी नहीं। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ही मैं ये मेडिसिन डिफ्रेंशिएट करता हूँ, और मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ही ये परफेक्ट लाइको को होता था, परफेक्ट लाइको लगता था। तो लाइको की थीम हम देखते हैं। लाइको की थीम क्या है? पूरी कोर डेल्यूजन, क्योंकि लाइको का पूरा कोर डेल्यूजन फैंटम से होता है। फैंटम मतलब जो है नहीं उसका डर, जो है नहीं उसका डर, और उसमें से डूम में जाता है। समझ में आती है? इसमें भी आप देख सकते हैं कि पेशेंट को पहली प्रेगनेंसी में जो तकलीफ हुई थी, वो अभी इस प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बताया था कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, फिर भी मदर को क्या था, कंटिन्यू वही फियर रहता था। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाएगा, ये हो जाए, जो जो नहीं है उनका डर लगता था। तो वहां से भी हम फैंटम सीख सकते हैं, और उसमें भी ये डूम में हो गई कि कंटिन्यू लास्ट में तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मतलब ज्यादा फियर बढ़ गया था। तो फैंटम से धीरे धीरे होके डूम में चला जाता है, और डूम में होता है तब उसको डिल्यूजन इंजरी ही विल रिसीव, उसको डर रहता है धीरे धीरे कि मुझे कोई इंजरी ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए। और उसमें से जाता है नेग्लेक्टेड ड्यूटी में, और उसमें से जाता है रॉन्ग डन में। ये उनका कोर डेल्यूजन है। और आगे जाके आप देखोगे तो एक कोर डेल्यूजन में से जो ये सब डिफेंस आता है, लाइको का जो है पावर लव ऑफ है, डेल्यूजन ग्रेट ही है होटी है, डिक्टेटोरियल है, एम्बिशियस है, बोस्टिंग है, सोशल पोजीशन कॉन्सर्न अबाउट है, टिमिडिटी, ये इसका सब डिफेंस है। ये डिफेंस ऐसा करता है क्योंकि अंदर से वो डूम फील कर रहा है, फैंटम सीज है, डेल्यूजन फैंटम सीज है, फैंटम को देखता है, डूम फील करता है, डर रहता है कहीं मुझे इंजरी ना हो जाए, नेग्लेक्टेड ड्यूटी है, रॉन्ग डन है, ये सभी उसकी कोर डेल्यूजन है। तो उसके डिफेंस में ये सब डिफेंस आता है कि एम्बिशियस वो बन जाता है, बोस्टिंग करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ताकि मुझे कोई इंजर ना कर पाए, ग्रेटनेस अपने आप को बताता है। और पावर लव है क्योंकि वो आगे जाके ग्रेट बताता है अपने आप को, होटीनेस बताता है। तो ये सब डिफेंस है। और डिफेंस में हमें ज़्यादातर नहीं घुसना चाहिए, ये डिस्पोजिशन हमें डिफरेंशिएशन में काम लगेगी, हमें उसका कोर डेल्यूजन समझना है। तो कोर डेल्यूजन लाइको का हम समझते हैं तो फैंटम से डूम में जाके इंजन में जाता है। तो ये लाइको की थीम है, हमने देखी। और बच्चे को दिया था लाइको 30 फर्स्ट डोज। और 1 महीने के बाद हम फॉलोअप देखेंगे। 1 महीने के बाद का फॉलोअप है, तो आप देखेंगे कि अम्बिलिकल हर्निया डिक्रीज हुआ, टेस्टिकुलर स्वेलिंग थोड़ा कम हुआ, जो यूरिनेशन के दरमियान जो रोता था वो अभी है, और थोड़ा बहुत बदबू आती थी प्लेटस में से, स्टूल की फ्रिक्वेंसी है वो कम हो गई, एंड उसकी स्मेल थोड़ी सावर लगती थी। तो 1 महीने के बाद थोड़ा ये श्रिंकिंग यूरिनेशन ड्यूरिंग वैसा ही था, थोड़ा दिक्कत वाला था ज़्यादा। तो हमने लाइको 200 दी। और आप देख सकते हैं 3 महीने के बाद फॉलो, 3 महीने के बाद आप देखते हैं तो यहाँ अम्बिलिकल हर्निया बिल्कुल गायब हो गया, और ये टेस्टिकुलर स्वेलिंग वैसे का वैसा ही है। तो डिक्रीज साइज इन अम्बिलिकल हर्निया, श्रिंकिंग यूरिनेशन ड्यूरिंग डिक्रीज, अभी जो बच्चा रोता था यूरिनेशन के दरमियान वो कम हो गया है, और अम्बिलिकल की साइज कम हो गई, और टेस्टिकुलर की साइज वैसी की ऐसी है, थोड़ी बहुत बड़ी है, कम नहीं हुई। तो क्योर हमारा है वो हेरिंग्स के लॉ के मुताबिक है, एबो टू डाउनवर्ड, पहले अम्बिलिकल हर्निया गया, अब ये तो जाने वाला है 101%। तो हमने दिया लाइको 200 वाटर में, और उनके 5 महीने के बाद फॉलोअप है। तो अम्बिलिकल हर्निया रिड्यूस हो गया, और स्वेलिंग इन टेस्टिस ऑन ऑफ रहता था, मतलब थोड़ा बहुत आता था और चला जाता था। ये देखिए आप, ठीक है, ऑलमोस्ट तो चला गया है, थोड़ा बहुत रहता था, कभी कभी स्वेलिंग आ जाता था। तो इसलिए हमने 1M दिया था। और 1M देने के बाद 6 महीने के बाद का ये फॉलोअप है, ऑलमोस्ट क्लियर। ठीक है, नो अम्बिलिकल हर्निया एंड हाइड्रोसिल। तो मैं यही सिखाना चाहता था इस केस के हिसाब से कि कोई भी पैथोलॉजी और कोई भी उम्र होम्योपैथिक के लिए मायने नहीं रखती।
शायद एक दिन का बच्चा हो या इंट्रा यूटरन लाइफ में भी हो, तो इंट्रा यूटरन लाइफ में भी हम एनोमली ट्रीट कर सकते हैं। मेरे पास भी एक केस है, मैंने क्लब फुट का क्लियर किया था। तो उसमें हमें कहीं पे भी हमारा नॉलेज इस्तेमाल करना है। हमारा जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा हम डिजीज क्लियर कर सकेंगे। कोई होम्योपैथिक में लिमिट नहीं है, होम्योपैथिक इज ऑलवेज लिमिटलेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।